We were here in the last class that we were just about to discuss the recursive solution for our assembly line scheduling problem. Now, we can just make the recursive solution. We all know that by following two things. One is the boundary conditions. Boundary conditions we are requiring. The second one is the recurrence or recursive equations. रिकर्सिव रिलेशंस या रिकर्सिव इक्वेशंस कहता है दो चीजों की जरूरत है. नाउ कहता है फॉर दिस प्रॉब्लम if we talk about the first part, that is the boundary condition, then the time taken, the optimal time taken for these two stages, this stage for line number 1, this stage for line number 2, these are optimal in themselves. Means to say, if we denote that the optimal time taken to complete first stage of line number 1, ये क्या है stage number 1, ये क्या है line number 1, तो it will be equal to E1 plus A11. ये कैसे आया? कहता है यहां तक बेटे रीच करना है इस तक, तो यहां तक रीच करने का एक ही सॉल्यूशन है ये वाला कि मैं E1 से एंट्री से यहां तक आऊं. इसके अलावा मैं इस पाथ को और मिनिमाइज नहीं कर सकता. तो इसने क्या बोला, E1 यहां पर और ये वाला जो टाइम टेकन है दिस इज done. In the same way we can write about this stage also. तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम कि F2 और 1 में स्टेज नंबर 1 ऑफ लाइन नंबर 2, इसके लिए ऑप्टिमल पाथ या फिर कहो कि बाउंड्री कंडीशन वाला पाथ कितना आना, E2 plus A21. तो कहते हैं these are going to be our boundary conditions, escape condition while solving the problem using recursion. Fine. अब कहते हैं now we need to write the time taken by this. Time taken by this. Now how to write this? अब कहता है कि सेम ही प्रॉब्लम है. अब कहता है कि इसके लिए मुझे टाइम टेकन लिखना है. ओके, तो इसके लिए टाइम टेकन लिखने के लिए नोटेशन क्या बनेगी, दैट वी नीड टू राइट द स्टेज नंबर 2 ऑफ लाइन नंबर 1. स्टेज नंबर 2 फ्रॉम द लाइन नंबर 1, इसके लिए टाइम कितना लगेगा. डन. तो कहता है इस पर कंसंट्रेट करो. तो कहता है इसको करने के लिए क्या करें, कहता है वी आर हैविंग टू वेज. एक तो कहता है मैं यहां से यहां तक जा सकता हूं. डन. अब कहता है यहां से यहां तक जाने के लिए इसका मतलब टाइम कंज्यूम कितना लिखना पड़ेगा. इसका टाइम कितना था ऑप्टिमल, F1 और 1 प्लस कितना, अब ये वाला टाइम भी जुड़ेगा A1 और 2. डन. तो एक तो ऑप्शन ये हो गया जब मैं कहता है कि यहां से यहां चला गया. अब दूसरा ऑप्शन कहता है कि यहां से यहां जाऊंगा मैं. डन. यहां से यहां तक जाके भी तो इस स्टेज को अचीव कर सकता हूं. तो कहता है जब मैं यहां से आ जाऊंगा तो उसके लिए क्या ऑप्शन बचेगा, क्या बनेगी इक्वेशन कि मैंने सेकंड स्टेज का सेकंड वाली लाइन की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर ली है, ये वाली. इसके लिए टाइम कैसे हम डिनोट कर रहे हैं, F2 of 1 प्लस अब इसमें ऐड क्या कर देना है, ये वाला टाइम 2 1 T of 2 और 1 को ऐड कर दिया. डन. और इसके साथ साथ ये वाला टाइम प्लस टाइम टेकन दैट इज A1 और 2. So this is going to be the equation for finding the optimal time taken till, or you can say to execute the process till this stage. Fine बेटे, कोई क्वेश्चन हो बेटे पूछ लो इसके रिगार्डिंग. तो अब कहता है नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. अब कहता है किसके लिए लिखना है, अब इस वाली लाइन के लिए लिखना है. डन. इसके लिए नोटेशन क्या बनने वाली है कि मुझे लाइन नंबर 2 पे जाना है और स्टेज नंबर 2 तक का मुझे एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है. ओके, तो कैसे निकालूं. अब ये तो एक चीज हम भूल ही गए कि ये वाला जो पाथ है और ये वाला जो पाथ है, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो कहता है हमें किसको असाइन करना है, यहां तक के टाइम टेकन को असाइन करना है. ओके, मेन पार्ट तो हमने छोड़ ही दिया था बेटे. तो करना क्या है कि ये वाली स्टेज तक एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए. इसके दो ऑप्शन थे, या तो मैं सेम लाइन पे रहता या फिर मैं ट्रांजिशन करता. कहता है इन दोनों में से, ये तो किसके लिए, सेम लाइन के लिए, और ये किसके लिए जब वो ट्रांजिशन करके आया. कहता है इन दोनों में से जो मिनिमम की वैल्यू होगी वो किसको असाइन कर देनी है, F12. ऐसे ही F22 के लिए अब निकालो. F22 के लिए क्या रिलेशन है, या तो वो डायरेक्टली चला जाए. जब वो डायरेक्टली चला जाएगा तो क्या बनेगी इक्वेशन, F2 और 1 प्लस
जो टाइम टेकन फॉर दिस है A2 and 2। अब कहता है वो डायरेक्टली नहीं गया, अब वो क्या गया, इस वाली स्टेज से आया, यहां से यहाँ आया और फिर यहां से यहाँ आया। ओके, तो इस केस में क्या होगा, F1 और 1 को इसने एग्जीक्यूट किया, वो इसके लिए टाइम है। उसके बाद फिर इसने ट्रांजिशन किया, प्लस T1 और 1 है, प्लस उसके बाद जो इसके लिए टाइम टेकन है वो A2 और 2 है। डन। अब कहता है इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो कहता है इसको असाइन करा। ओके, तो कहता है ये किसके लिए हमने टाइम निकाल लिया, इन स्टेजेस के लिए, दोनों के लिए। अब कहता है नेक्स्ट में वी कैन डू द सेम थिंग फॉर दिस स्टेज आल्सो, फॉर दिस स्टेज आल्सो। Once this is done, we are going to perform it for this stage, and this one, and at the end, once we get this, this will be denoted by F1 of n, and this will be denoted by F2 of n. Fine. So कहता है F1 में n में x1 ऐड कर दो और F2 of n में x2 ऐड कर दो, और इन दोनों में से क्या निकाल लो, मिनिमम निकाल लो। ओके, सो दैट मिनिमम is going to be your result। फाइन, कि इतने पाथ से इतने टाइम में मैं मिनिमम में ये अपनी एक कार की असेंबली कंप्लीट कर सकता हूँ। तो बेटे ये ओवरऑल में आपका रिकर्सिव सॉल्यूशन का एक तरह से आपका एक ओवरव्यू है कि इस तरीके से रिकर्सिव लिखना है। ओके, तो हमने क्या निकाला, अब कहता है कि ये अभी तक तो हमने लिखी F1 2 और 2 1 की टर्म्स में। अब कहता है कैन वी राइट इट इन जनरल फॉर्म। तो कहते हैं जनरल फॉर्म में लिखने के लिए F1 ऑफ J हमें लिखना है। ठीक है, कि मैं फर्स्ट असेंबली लाइन पे किसी भी एक स्टेज के लिए क्या लिखना चाहता हूँ, जनरल इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो जनरल इक्वेशन लिखने के लिए कहता है कि मिनिमम सेलेक्ट करना है, किसमें से, बोलो बेटे आप, F1 ऑफ J माइनस 1 प्लस, प्लस इसके साथ क्या लिखूं, बोलो बोलो ना बेटे, A1 और J जब वो डायरेक्ट आया है सेम लाइन से, उसके बाद क्या कहता है, सेम नेक्स्ट में क्या लिखने वाला हूं, कहता है F2 ऑफ J माइनस 1 प्लस T ऑफ, क्या लिखूं आगे बेटे, बोलो नेक्स्ट में क्या लिखना चाहिए, T ऑफ 2 और J माइनस 1 प्लस A ऑफ 1 और J। This is going to be the general equation for computation of time taken till completion of your stage jth in line number 1। ठीक है, ये बेटा एक बार समझ लो, देखो इसको चेक करो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। चलो, now try to write it try to write a general equation for f of 2 of j। तो इक्वेशन क्या बनने वाली बेटे, मिनिमम, सपोज कहता है कि मैं यहां पर हूं, इसके लिए निकालना है, तो मिनिमम के लिए क्या करोगे, या तो वो यहां से आ सकता है, डन, जो यहां से जो आएगा तो वो F2 ऑफ J माइनस 1 प्लस किसके लिए टाइम करेगा, A ऑफ, बताओ, 2 ऑफ J, या तो ये मिनिमम हो। ओके, इसके अलावा जब वो ट्रांजिशन करके आए, ट्रांजिशन कहां से होगा, अब इसका ट्रांजिशन कहां से होना है, इस वाली स्टेज से, इस वाली स्टेज से होना है ना ट्रांजिशन। तो इस वाली स्टेज में लिखो F1 ऑफ J माइनस 1 से ट्रांजिशन करके आया, और ट्रांजिशन का टाइम कितना लगने वाला है, 1 और J माइनस 1 लगने वाला है, प्लस इसका एक्चुअल टाइम कितना है, वो A ऑफ 2 और 3 है। ठीक है, तो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर अ स्टेज दैट इज फॉलोइंग इन लाइन नंबर 2। डन। तो अब हमने क्या किया कि सभी स्टेजेस के लिए फाइंड आउट कर लिया कि उसका जो टाइम टेकन है वो कितना होगा। अब कहता है फाइनली इन just by following it we can find the value of f of 1 of n and f of 2 of n। डन। अब कहता है कि हमें फाइनल सॉल्यूशन किस में चाहिए, कौन सा चाहिए, वो वाली वैल्यू जो कि मिनिमम हो, किस किस में से, f1 of n प्लस x1 इसका एग्जिट टाइम, और f2 of n प्लस x2 इसका एग्जिट टाइम। मींस यहाँ पर मैंने अभी भी आपको बताया F1 ऑफ n इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू F2 ऑफ n है, तो इसमें ये प्लस कर दो x1, इसमें ये प्लस कर दो, और इन दोनों में से क्या निकालो, मिनिमम निकालो। तो उसी को मिनिमम को मैंने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, और इसको लेट अस कॉल इट एज f स्टार। ठीक है, तो f स्टार में मेरा क्या आना है, फाइनल सॉल्यूशन। डन। अब कहता है ये वाली जो कंडीशन थी, ये वाली जो हमने शुरू में
जो escape कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन थी, ये किसके लिए थी? व्हेन n वाज इक्वल टू 1, डन, क्योंकि n यहाँ पर n1 था, फर्स्ट स्टेज थी। अब कहता है व्हेन n वाज ग्रेटर देन 1 या फिर n वाज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, तो कहता है कि कौन सी, इसको बेटा छोड़ दो फिलहाल, इसको, ये मैंने नेक्स्ट वाली पे लिखी है। जब n वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तब कहता है जनरल इक्वेशन ये बनेगी। ऐसे ही लाइन 2 के लिए व्हेन n वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तब जनरल इक्वेशन इसकी ये बनेगी। ओके, 2 ऑफ j लिखो बेटा इसको, 2 ऑफ j, डन। और उसके बाद कहता है f1n निकालो, f2n निकालो और f स्टार n निकालो। सो कहता है ये आपका टोटल सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, या फिर बोलो कि हमने अभी तक कौन सा किया, रिकर्सिव स्टेप कर लिया। अब कहता है इसको और थोड़ा उसने बेटर वे से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि रिकर्सिव सॉल्यूशन उसका क्या होगा कि f1 ऑफ j, ये हमने अभी अभी दोनों इक्वेशन ड्राइव कर लिए बेटे। ये f2 ऑफ j, इसके लिए भी हमने अभी अभी दोनों इक्वेशन ड्राइव कर लिए, फाइन। और इसके अलावा हमने अभी अभी क्या किया, एफ स्टार को भी देख लिया कि एफ स्टार क्या होने वाला है, मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज। नाउ एट दिस स्टेज वी आर क्लियर अबाउट दीज थ्री थिंग्स व्हिच आर टू बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ योर असेंबली लाइन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। अब कहता है असेंबली लाइन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम काम कैसे करेगी, वी नीड टू गो इन ए बॉटम अप वे, बॉटम अप वे में जाना है, ठीक है। कहता है यदि बॉटम अप वे में जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, इसको छोड़ दो फिलहाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, f1 ऑफ 1 निकाल लेंगे जो कि हमें दिया हुआ है, फिर हम f2 ऑफ 1 निकाल लेंगे। ओके, जो भी हमें दिया f1 ऑफ n क्या है, ये हमने दिया लिया था बेटे, अभी 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 हमने निकाला तो है, ये वाले, ये दोनों चीजें तो हमें दी हुई है पहले ही, ठीक है। तो कहता है सबसे पहले इनको कंसिडर करो। अब कहता है इनका यूज करके, अब कहता है कि सपोज मैं निकालता हूं f1 ऑफ 2 निकालता हूं और f2 ऑफ 2 निकालता हूं। अब कहता है इन दोनों को बेटा ऑब्जर्व करो, जब मैं f1 ऑफ 2 निकालूंगा तो f1 ऑफ 2 कौन सी एंट्रीज को यूज करने वाला है, एक तो मेरी f1 ऑफ 1 को यूज करेगा और कौन सी यूज करेगा, f2 ऑफ 1 को यूज करेगा। ऐसे ही कहता है इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, ये भी किसको यूज करेगा, बोलो किसको यूज करने का, f2 ऑफ 1 को यूज करेगा और f1 ऑफ 1 को यूज करेगा। इसका मतलब कहने का क्या है, इनको ऑब्जर्व करके देखो बेटे, जब मैं सेकंड स्टेज के लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूं, देन इट जस्ट रिक्वायर द वैल्यूज, और यू कैन से ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर स्टेज 1, or we can say that if we are calculating it for j, then it just requires the result from the previous one, that is the j minus 1। तो यही इसका बेटा प्रिंसिपल है बॉटम अप अप्रोच का। कहता है कि सबसे पहले क्या करो, 1 के लिए निकाल लो, इस कॉलम का पूरे का यूज करके ये दोनों वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। इसको अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, इन दोनों का यूज करके हमें ये वाली वैल्यूज निकालो, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसका यूज करके ये वाली वैल्यूज निकालो, इसकी जरूरत नहीं है, इसका यूज करके ये वाली वैल्यूज निकालो, इसकी जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या निकल के आएगा मेरा, f1 ऑफ n निकल कर आएगा और f2 ऑफ n निकल कर आएगा यहाँ पर। उसको x1 में ऐड कर दो, इसको x2 में ऐड कर दो, और इन दोनों में से क्या निकालो, मिनिमम वैल्यू। सो दिस इज द स्टेप फॉर, यू कैन से कंप्यूटिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस तरीके से कहता है हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, ये आपका थर्ड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, सेकंड में हमने रेफरेंस लिखी, और थर्ड वाले स्टेप में हमने क्या किया कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन बॉटम अप वे में इस तरीके से काम करेगा, डन। अब एक बार इस स्लाइड पर आ जाते हैं वापस बेटे, तीनों इक्वेशंस ने लिखी हुई हैं 1 2 और 3, डन। अब कहता है क्या है, इसको वन बाय वन इसने ना ग्राफिकली कुछ दिखाया है। कहता है कि सपोज ये क्या करता है, टॉप डाउन अप्रोच से चलता है, तो टॉप डाउन में क्या करेगा, f1 ऑफ 5 और f2 ऑफ 5 लिखेगा। अब कहता है इसको निकालने के लिए इसको, इसकी इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 2 बार निकालेगा, उसके बाद कहता है इनको निकालने के लिए फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कहता है यहाँ 2 थे, यहाँ पर 4 हो गए, और ऑप्शंस हो गए ना। फिर कहता है नेक्स्ट में पड़ेगा, तो कहता है यहाँ पर 8 हो जाएंगे एंड 16 हो जाएंगे। इस तरीके से कहता है टॉप डाउन में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द प्रोबेबल सॉल्यूशंस होगी, एक्सपोनेंशियली टाइम टेकन लगेगा इसका, ओके। लेकिन कहता है जब मैं इसको बॉटम अप में सॉल्व करता हूं, तो अभी आप यहां से देख पा रहे हो बेटे, ये 2 एंट्रीज निकाली, इसका यूज यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है इट इज गोइंग टू टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम। वो कैसे, वो हम अभी आगे देखेंगे जब हम इसका एल्गोरिथम लिखेंगे, फाइन। तो अब कहता है आफ्टर द थर्ड स्टेप, नाउ वी आर
गोइंग टू लुक एट एन एग्जांपल। एक स्टेप अभी बचा है, हाउ टू प्रिंट द सॉल्यूशन, वो हम देखेंगे। तो कहता है अब यहाँ पर आ जाओ बेटे, ये एग्जांपल प्रॉब्लम इसने दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, F1 इन दोनों एंट्रीज को फिलअप करो। क्या आएंगी एंट्रीज, दिस 2 + 7 ये कहां पर आएगा, यहां पर आने वाला है, दिस 4 एंड दिस 8 ये कहता है यहां पर आने वाला है। ओके, तो क्या किया इसने, 9 इसको फिल किया और इस वाली को कितना फिल किया, 2 + 8। अब कहता है इस वाली एंट्री को देखो, ये वाली एंट्री कहां से कहां तक आनी है, कि इसका टाइम मुझे पता है, कि कहता है या तो ये वाला शॉर्ट हो या फिर ये वाला, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आएगा। अब कहता है पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं, यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा था, इस वाले टेबल से देखो 9, ठीक है, और इसका खुद का कितना टाइम है, = 9, तो इस वाले पाथ से कितना 18 टाइम लगा। अब कहता है इस वाले पाथ से देखो, अब कहते हैं यहां से यहां तक कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगा था, 12। ओके, उसके बाद इसका ट्रांजिशन टाइम कितना है, 2, उसके बाद इसका खुद का टाइम कितना है, 9, तो टोटल कितना हो गया, 12, 14, 14, 23, डन। अब कहते हैं दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 18, ऊपर वाला मिनिमम है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला मिनिमम है ना बेटे, 9 + 9, और ये आया कौन सा, सेम लाइन से है, तो कहता है नेक्स्ट में इसको क्या रख दिया, 18। और इसकी एक बार सुपरस्क्रिप्ट पे ध्यान देना, इसने क्या लिखा, 1। 1 मीन्स ये स्टाइल जो अभी यहां तक पहुंचने के लिए इसने कौन से वाली लाइन का यूज किया, लाइन नंबर 1 का यूज किया। दिस सुपरस्क्रिप्ट is just giving you the information that from, or you can say that what line of the previous stage was used to reach here. ओके, कि पुराने वाली जो स्टेज है उसका लाइन नंबर क्या था, जैसे कि ये वाली किसकी थी, लाइन नंबर 1 की थी, तो यहां तक रीच करने के लिए मैंने इस लाइन नंबर 1 की स्टेज नंबर 1 को कंप्लीट किया है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन सी दे रहा है, एक तरह से इसके पिछले वाली स्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। डन। अब कहता है इसी तरीके से इसको निकाल लो, AF22, ये क्या आएगा बेटे, दो ऑप्शन है इसके पास, एक तो यहां से यहां और एक यहां से यहां जाए। अब कहता है यहां से यहां वाला ऑप्शन देख लो क्या है, इसके ऑप्शन के लिए इसके पास डिस्टेंस पहले पड़ी थी ट्रेवल 12, इसके लिए 12 टाइम लग रहा था ना बेटे 12, और प्लस इसका खुद का टाइम कितना है 5, तो 12 + 5 17। ये तो हम कहता है कि जब लाइन नंबर 2 में ही रहते हैं। ओके, अब कहता है कि दूसरा क्या है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जब मैं फॉलो करता हूँ तो लाइन नंबर 1 में स्टेज नंबर 1 के लिए 9 टाइम लग रहा था, उसके अलावा 2 टाइम इसकी ट्रांजिशन को लगा, उसके बाद 5 टाइम्स इसको लगा बेटे, तो कितना हो गया 11 + 16, ये कितना हो गया, = 17। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पाथ है ये ज्यादा ऑप्टिमल है इसके लिए। डन, तो इसके लिए क्या आ गया 16, और क्योंकि लाइन नंबर 1 कौन सी फॉलो हुई इसके पिछले वाली स्टेज के लिए, ये वाली, तो इसलिए इसकी सुपरस्क्रिप्ट = 1। डन बेटे, कहता है इन द सेम वे, अब कहता है ये वाली दोनों डिस्टेंसेस निकल गई, ये वाले दोनों टाइम्स निकल गए, इनका दोनों का यूज करके ये वाला निकाल लो। ये वाला निकालने के लिए या तो यहां से जाऊं या फिर यहां से जाऊं, ठीक है, जब दोनों को कंपेयर करके निकालेगा तो 20 आएगा, और वो भी किससे, लाइन नंबर 2 से, यहां से आया। ओके, ऐसे ही कहता है इसके लिए निकाल लो, इसके लिए निकालेंगे तो 22 आएगा, वो भी लाइन नंबर 2 से, इसका मतलब वो यहीं का यहीं चला गया। Done. So in this way, we are going to find and fill this table for all the stages available within the given graph. तो कहता है ये बेटे फाइनल आपका आंसर आ गया। अब ये जो टाइम है 32, इसका मतलब 32 इस वाली स्टेज का टाइम है, और ये वाला जो टाइम है 30, ये वाला इसका टाइम है 30। अब कहता है इस 30 में ये 6 ऐड करो, और इस 32 में कितना ऐड करो, ये कितना है बेटे गिवन, जो भी है वो ऐड करो, और इन दोनों में से कहता है मिनिमम निकालो, जो मिनिमम आएगा वो किस में डालो, F* में डालो। तो वही उसने किया, मिनिमम = 35। डन, क्योंकि ये 5 है। ओके, और 35 को अचीव करने के लिए स्टेज कौन सी लगी इसको, फर्स्ट लगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो 1 है, इट इज नोटिंग द एग्जिटिंग लाइन, कि इस वाली लाइन से मुझे एग्जिट करना है टू अचीव द ऑप्टिमल टाइम। तो कहता है वो 1 है, इसका मतलब मुझे ये वाली एंट्री देखनी है। ओके, अब कहता है कि नेक्स्ट पे आ जाओ बेटे। अब कहता है कि फास्टेस्ट वे के लिए एल्गोरिथम लिखना है। फास्टेस्ट वे के लिए बेटे एल्गोरिथम लिखना है। एल्गोरिथम लिखने के लिए हमें क्या बनाना है, ये वाला टेबल बनाना है बेटे, ये वाला टेबल। ओवरऑल में सॉल्यूशन हमारा ये वाला टेबल है, तो इस वाले टेबल में
कहां से कहां तक हमें चलना है, 1 to n चलना है। ओके, 1 to n में हमें f1 ऑफ i निकालना है और f2 ऑफ i निकालना है। ठीक है, तो एक वन बाय वन मूव करते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले तो कंप्यूट द इनिशियल वैल्यूज, ये तो हमने अभी अभी कर ली है कंप्यूट, f11 और f12, ये वाली तो हमें गिवन ही है ना बेटे वैल्यूज, ऑलमोस्ट ये तो गिवन ही है, हमें एडिशन करना ही निकालना है। उसके बाद कहता है एक स्टेज निकल गई, तो अब कितनी बची, 2 to n स्टेजेस बची हैं। ठीक है, तो 2 to n तक इसने एक लूप चलाया फॉर 2 to n j is equal to 2 to n। उसके बाद क्या किया, कहता है ये इसने निकाला स्टेज नंबर 1 की अपडेशंस के लिए। स्टेज नंबर 1 में क्या कहता है, इफ द सेम लाइन, द टाइम टेकन for completion through the same line is less than that of the transition from the other line, then we need to consider the same line only। तो इसमें इसने क्या किया, तो f1 of j में सेम लाइन वाली एंट्री डाल दी। ओके, और इसके साथ साथ उनकी सुपरस्क्रिप्ट क्या डिसाइड कर दी, इज इक्वल टू 1। डन, की उसने पिछले वाली लाइन की फर्स्ट स्टेज फॉलो की थी, पिछले वाली स्टेज की के लिए लाइन नंबर 1 फॉलो की थी। डन। अब वरना कहता है कि यदि ये वाला स्मॉलर है तो इस केस में क्या करेगा, उसने ट्रांजिशन किया, तो इसमें ट्रांजिशन वाला टाइम डाला और इसने बोला कि स्टेज कौन सी फॉलो की, 2 फॉलो की। डन। तो कहता है ये लाइन नंबर 1 के लिए। अब कहता है सेम, बिल्कुल सेम, कहता है ये लाइन नंबर 2 के लिए। इसमें भी क्या किया इसने, कहता है कि भाई ये वाला जो टाइम है सेम लाइन के थ्रू जब वो ट्रांजिशन है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू मींस सेम लाइन वाला जो टाइम है वो कम है, इट मींस वी नीड टू फिल दिस एंट्री फॉर द सेम लाइन। ओके, और लाइन कौन सी है, वो 2 है, तो वो उसमें 2 फिल कर देना है। एल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन नंबर 1 से ट्रांजिशन करने वाला जो टाइम है वो मिनिमम था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस कर लो। वो क्या करो, अब की बार जो लाइन नंबर 1 के थ्रू टाइम आता है वो उसमें फिल कर दो, और जो लाइन नंबर है उसको भी अपडेट कर दो। कहता है वो 1 के थ्रू आया है। ठीक है बेटे, तो इस वाले जो अभी तक का जो आपने एल्गोरिथम देखा उससे हुआ क्या, कि ये वाला पूरा टेबल बिल्ड हुआ बेटे। ये पूरा का पूरा टेबल हमने बनाया। ये दो वैल्यूज हमें गिवन थी, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया, जो डायरेक्ट पाथ था ये वाला, प्लस जो ट्रांजिशन वाला पाथ था ये वाला, ये दोनों कंपेयर किए, इन दोनों में से जो मिनिमम था वो इसमें डाल दिया। और ये काम करने के लिए जो एल्गोरिथम लिखा वो कहता ये है। ठीक है, इसके साथ साथ और इसने क्या किया कि ये तो स्टोर करना ही है, 18 तो स्टोर करना ही है, इसके अलावा इसकी लाइन भी स्टोर करनी है। कि कौन सी लाइन, वो लाइन नंबर 1 से आया होगा इस स्टेज तक तो 1 स्टोर कर लेना है, इससे आया होगा तो इसमें 2 स्टोर कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए इसने क्या लिया हुआ, ये L1 लिया हुआ। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड वाली लाइन है, सेकंड वाली लाइन पर क्या मतलब हुआ कि सपोज ये था, और इस स्टेज के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूं तो डायरेक्टली यहां से यहां आ गया था, या फिर इसकी ये स्टेज कंप्लीट करके मैं यहां से यहां गया था, इन दोनों में से जो मिनिमम था। ठीक है, उसके लिए इसने ये वाला कोड लिखा। अब कहता है इसके साथ में जो तो यहां से यहां आया था ये, तो इसकी लाइन नंबर 2, लाइन क्या होनी है, 2 ही होनी है पिछली स्टेज की, वरना पिछले स्टेज की लाइन इज इक्वल टू 1। तो ये उसके लिए इसने लॉजिक लिखा। ठीक है, तो इस वाला जो कोड का ओवरऑल मीनिंग है, जस्ट टू क्रिएट द टेबल। डन। अब कहता है एक बार जब टेबल क्रिएट हो गया, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या बचा हुआ है, नेक्स्ट काम बचा हमारा एफ स्टार निकाल। एफ स्टार कैसे निकला था, वो मिनिमम ऑफ f1 ऑफ n प्लस x1 और f2 ऑफ n प्लस x2, इन दोनों में से मिनिमम करके निकला था। तो कहता है उसके लिए इसने कोड ये लिख दिया। डन। क्या कहता है, इफ दिस इज स्मॉलर देन दिस देन एफ स्टार इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस। और जो एग्जिटिंग लाइन है, फाइनल जो लाइन निकलेगी, कि फाइनल जो आंसर आएगा वो कौन सी लाइन से आएगा, 1 से आएगा। एल्स कहता है ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो एल्स में इसका ये डाल दो। ओके, तो एल्स में क्या बोलो कि वो सेकंड वाली लाइन से निकला और सेकंड से वाला लाइन वाला आंसर डाल दो। ओके, so this is the overall solution for your assembly line scheduling problem using your dynamic programming approach। ठीक है, अभी तक कहता है इसके 3 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, सेकंड वाला स्टेप क्या था, रिकर्सिव, थर्ड वाला स्टेप क्या था, टू फाइंड और टू अप्लाई द बॉटम अप अप्रोच टू अटेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब जो फोर्थ स्टेप है वो कहता है टू प्रिंट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, टू प्रिंट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, कहता है कि मेरे पास अभी टोटल टाइम टेकन तो आ गया, टोटल टाइम टेकन तो आ गया, लेकिन कहता है उस टाइम को
कंज्यूम करने के लिए जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, लाइन नंबर 1 की ये, लाइन नंबर 2 की ये, ठीक है, लाइन नंबर 3 की ये, 1 की ये, फिर लाइन नंबर 2 की ये, फिर 2 की ये, फिर 1 की ये, और फिर कहता है फाइनल एग्जिट। तो कहता है लेकिन अभी तक मुझे ये जो स्टेजेस हैं ये नहीं पता कि कौन सी लाइन की कौन कौन सी स्टेजेस फॉलो कर रही है। अब कहता है कि इसको क्या बोलता है, इट फॉल अंडर द स्टेप नंबर 4, कि हमें प्रिंट कराना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रिंट कराने के लिए करें क्या? अब कहता है ये हमने अभी भी सॉल्यूशन जनरेट किया था 9 12, अभी अभी जो जनरेट किया है। अब कहता है इसको ध्यान से देखो, हमारे पास एल स्टार क्या है, इज इक्वल टू 1 आया। एल स्टार का मतलब क्या है कि जो लास्ट वाली यहाँ से जो एग्जिट है, ऑप्टिमली एग्जिट करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, लाइन नंबर 1 फॉलो करनी पड़ेगी। डन। कहता है जब इसने लाइन नंबर 1 को फॉलो करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो nth स्टेज है, nth स्टेज की कौन सी स्टेज, कौन सी लाइन फॉलो हुई nth स्टेज के लिए, लाइन नंबर 1। डन। तो कहता है कि इसका मतलब क्या है कि आप लाइन नंबर 1 की nth स्टेज पर चले जाओ। चले गए लाइन नंबर 1 की nth स्टेज पर, यहां पर आ गई। अब कहता है कि n-1, n माइनस जो फर्स्ट स्टेज है उसको निकालने के लिए आप जो nth स्टेज जिसकी फॉलो की है उसकी एंट्री पर जाओ। तो यही तो फॉलो किया हमने। कहता है इसकी एंट्री पर जाओगे तो अब इसकी क्या देखो, सुपरस्क्रिप्ट देखो, ये 1 है। इसका मतलब n-1 स्टेज के लिए क्या हुई, वो फर्स्ट लाइन यूज हुई। डन। अब कहता है n-1 वाली पे चले जाओ। n-1 पे चले गए तो इसने क्या बोला, इसके लिए भी क्या यूज हुई, लाइन नंबर 1 यूज हुई। तो कहता है यहां पर आ जाओ। डन। तो कहता है यहां पर आ गया। अब n-2 पे जाओ। अब कहता है इसके लिए क्या बोलता है कि 2, इसका मतलब ये वाली स्टेज किसकी फॉलो हुई, लाइन नंबर 2 की फॉलो हुई। डन। और कहता है कि यहां पर जो ये गिवन है ये क्या हुई, ये इसकी ऊपर वाली स्टेज फॉलो हुई। तो कहता है इस तरीके से आप फाइनल सॉल्यूशन बना लो, इस तरीके से आप फाइनल प्रिंटिंग करा लो। वो प्रिंटिंग ही उसने बेटे दी हुई है। यहां तक बेटे किसी को कोई क्वेश्चन, किसी की प्रॉब्लम हो तो पूछो। तो एक बार बेटे यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि इसने एल स्टार में इज इक्वल टू 1 दे दिया था मुझे। ठीक है, जब इसने एल स्टार में मुझे 1 दे दिया तो कहता है कि एल स्टार में 1 देने का मतलब है कि मैंने ये वाली nth जो स्टेज है वो लाइन नंबर 1 की फॉलो की थी। तो मैं लाइन नंबर 1 पर चला जाऊंगा, उसकी जो एंट्री गिवन है 1, उसका मतलब कि जो n-1 स्टेज की वो वाली लाइन मैंने फॉलो की, n-1 स्टेज के लिए वो वाली लाइन फॉलो की। तो उस पर आ जाओ। अब इसकी एंट्री फिर से 1 है, इसका मतलब मैंने n-2 के लिए भी कौन सी की, लाइन नंबर 1 ही यूज की। अब जब मैं इस वाली स्टेज में गया तो अब मुझे मिला कि इससे जो प्रीवियस स्टेज है वो मुझे लाइन नंबर 2 की यूज करनी थी, तो ये लाइन नंबर 2 में चला गया। अब यहाँ जाके इसको मिला कि जो इससे पिछले वाली स्टेज है वो मुझे लाइन नंबर 1 की यूज करनी थी, तो यहाँ चला गया। और कहता है इस वाले सारे के सारे बात को क्या कराओ, अब प्रिंट करा लो। अब कहता है ये वाली प्रिंटिंग कराने के लिए इसने बड़ा एक सिंपल सा एल्गोरिथम लिखा है, कहता है प्रिंट स्टेशंस। ये आएगा किसमें, अंडर द स्टेप नंबर 4 ऑफ योर डायनामिक प्रोग्रामिंग। कहता है आई इज इक्वल टू एल स्टार, जहां से उसने एग्जिट किया है। डन। तो एल स्टार में इज इक्वल टू क्या पड़ा है, 1। तो आई में इज इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियली 1। तो इसने क्या प्रिंट कराया, प्रिंट लाइन आई स्टेशन एन। तो मतलब nth स्टेशन के लिए कौन सी लाइन यूज हुई, nth का, n का इस केस में क्या है 5 है। तो फिफ्थ स्टेज के लिए लाइन नंबर मेरी 1 यूज हुई। अब क्या कहता है, n डाउन टू 2। डन। मीन्स 5 to 2 तक चलना है। ओके। उसमें क्या किया, i इज इक्वल टू एल आई ऑफ जे। अब कहता है i में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि i इज इक्वल टू, बोलो क्या, i इज इक्वल टू कितना होने वाला है, L1 ऑफ n, L1 ऑफ n। डन। L1 ऑफ n होना है, तो ये वाला L1 है। ठीक है, तो L1 ऑफ n से इसने जाके देख लिया, L1 ऑफ n में ऑलरेडी क्या पड़ा, इज इक्वल टू 1। तो फिर से क्या प्रिंट करा दे, प्रिंट आई स्टेशन इन j-1। इसका मतलब एक तो स्टेज मैंने पहले प्रिंट करा ली थी कि फिफ्थ में क्या हुआ था, 1 हुआ था। उसके बाद फोर्थ में भी क्या हुआ, इज इक्वल टू 1 हुआ। डन। अब कहता है जब 1 हुआ फिर से फोर लूप में आ जाए। अब की बार इसने क्या किया, n की वैल्यू n-1 हुई, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई। यस नो। तो अब की बार कहता है फोर्थ के लिए क्या करो, L ऑफ 1 ऑफ फोर्थ में चले जाओ। डन। तो इसकी ये फोर्थ वाली वैल्यू आ गई। तो फिर से इसने क्या कराया कि पिछले वाली स्टेज जो थी उसको प्रिंट करा लिया। यस नो बेटे, प्रिंट हो जाएगा ना इस तरीके से। तो कहते हैं इस एल्गोरिथम को
just try to trace it out on this problem. Then you will be having the algorithm, you will be having the complete path tracing for your assembly line. Done. So this is the overall solution for your assembly line. Now let us discuss its complexity. कहते हैं इसकी complexity देखो कितनी होगी, कितनी होनी है complexity, पूरा is equal to 2 2 n एक लूप चला, ये सारा का सारा उसके अंदर ही हो रहा है सारा काम. Done. तो इसकी complexity कितनी होनी है, big of n होनी है, where n is the number of stages available with us. ओके बच्चों, किसको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्सिटी? ऐसे ही कहता है कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है प्रिंट की, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कितने ऑर्डर की होनी है, सोच के बताओ. द ऑर्डर ऑफ बिग ऑफ एन, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो